प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मिस्र के दौरे पर हैं। अमेरिका से सीधे वो मिस्र के लिए रवाना हुए थे और अब से कुछ देर पहले वो कायरो पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी के न्योते पर कायरो पहुंचे हैं और 1997 के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय पीएम मिस्र की यात्रा पर है। कूटनीति के लिहाज से मिस्र की यात्रा भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। कई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और कई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात हो रही है और अब से कुछ देर पहले, जैसे कि हम इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायरो पहुंचे और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। और 2 दिन की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम समझौतों की उम्मीद है इस यात्रा के दौरान और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर वाइल अवाद, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड एडवाइजर हैं वेस्ट एशिया में तिलोत्तमा फाउंडेशन के लिए। और डॉक्टर वाइल अवाद, आपने ये तस्वीरें देखी, सीधे अमेरिका से वो कायरो में लैंड हुए हैं। अमेरिका में जो कुछ हुआ वो इतिहास बनता हमने देखा। अब एक नए देश में है, 2 दिन की यात्रा में है, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। और कायरो इस वक्त कायरो में जो लैंड कर प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम हैं आज दिन भर और कल तक जो लगातार मुलाकात करते रहेंगे, किन मायनों में और किस लिहाज से ये अहम माना जा रहा है मिस्र की यात्रा? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, मेरे को आवाज सुन रहा था। ये हमारा सबसे पहले ये प्रधानमंत्री का इंडियन प्रधानमंत्री इजिप्ट विजिट है सिंस 1997 और इसी विजिट में वो तो मोदी जी उसकी मतलब ये जो कोरोना का हिसाब से हो गया तो विजिट पोस्टपोन हो गया, इसलिए इस इम्पोर्ट बहुत अहमियत है। 2 चीज बहुत अहमियत है कि सबसे बड़ी है इजिप्ट, ये सबसे बड़ी अरब मुल्क है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और यहाँ पर अरब मुल्क भी है और अफ्रीकन देश भी है। मतलब ये जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंट बहुत अहमियत के लिए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया आजकल के तो बहुत एक्सपैंड कर रहे, कैपिटल भी है, इन्वेस्टमेंट भी करा देंगे वहां पर, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका। और इजिप्ट में कुड बी द हब सेंटर फॉर इंडियन गुड्स, अगर ये मतलब अफ्रीका के लिए या यूरोप के लिए। और दूसरी बात ये स्विस कनाल में जो वहां पर ये सबसे बड़ी ग्लोबल ट्रेड भी जा रहा है और वहां पर तेल का ग्लोबल ट्रेड भी जा रहा है। मोर देन 8% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और मोर देन 14% ऑफ द ऑयल ट्रेड उसी स्विस कनाल में जा रहा है। तो अगर इंडिया कैन टेक अ फुट प्रिंट ऑन द स्विस कनाल भी है, उसकी ज्यादा अहमियत है। इसलिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्री बहुत अहमियत है। और तीसरी बात भी है, ये हम वी हैव टू कीप इन माइंड, ये दोनों सिविलाइजेशन है और कितना पुराना दोनों देश में, मतलब ये 5000 से 6000 का साल पुराना है और बहुत ताल्लुक है दोनों देश के लिए। तो इसी 5-7 साल पहले जब तक हमारा ये महात्मा गांधी जी और साद जगलूल है, उसी के वक्त में इंडिपेंडेंट, दोनों देश इंडिपेंडेंट हो गया। 5 दिन के बाद ये पोस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल, उन्होंने मतलब ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। लेकिन अप एंड डाउन उसका रिलेशन में काफी हो गया। इट वाज ओनली ड्यूरिंग द नाम मूवमेंट में, नॉन अलाइन मूवमेंट, तो इंडिया और इजिप्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो रहा है। लेकिन अब आफ्टर द 90s थोड़ा कम हुआ, इसलिए इस विजिट बहुत अहमियत है। I think the Prime Minister of India will make good of this visit, especially in the economic and political और counter-terrorism measure भी बहुत जरूरी है इंडिया और इजिप्ट में। जी, मिस्र की राजधानी पहुंच चुके हैं, कायरो में है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी 2 दिन के मिस्र के दौरे पर हैं। तो एक नज़र उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज और कल। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 8:30 बजे मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनकी राउंड टेबल बैठक है। 9:30 बजे वो भारतीय समुदाय के लोगों से वहां पर मुलाकात करने वाले हैं। करीब रात
10:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक मिस्र के प्रमुख मुफ्ती से भी वो मिलेंगे। 11 बजे के करीब मिस्र के विचारकों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है और कल भी वो काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं वहाँ पर। कल 25 जून दोपहर से उनके बैठकों का दौर चालू होगा, जहाँ पर वो 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद जाएंगे और फिर करीब 1 बजे हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री में सैनिकों को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कल करीब दोपहर 1:30 बजे, ये सब समय भारतीय समय के मुताबिक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से करीब 1:30 बजे राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, कृषि क्षेत्र में समझौतों की उम्मीद है। कई रणनीतिक साझेदारी के कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर होंगे। समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद प्रेस वार्ता भी रखी गई है और करीब 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि कल वो भारत लौट आएंगे। लेकिन डॉक्टर अवाद, जो हम बात कर रहे हैं, आपने ये लिस्ट सुनी, लगातार उनकी बैठकें हैं, स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर होगी और कई और अहम मुद्दों पर होगी, लेकिन जिस तरह से हाल में यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं और उसी कड़ी में इजिप्ट को लेकर अब भारत आगे बढ़ रहा है। देख लो, अगर हम लोग इंडिया इजिप्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, बात करना चाहिए, वी शुड स्टिक टू दैट। अगर अमेरिकन एंगल भी मांग रहे हैं तो अमेरिकन एंगल I2U2 जो अमेरिका एस्टेब्लिश किया था, दैट इजराइल, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट और यूएई, तो ये इसका मकसद एक ही है, मतलब ये अल्टरनेटिव टू द चाइनीज रोड और बिल्ट जो उनकी BRI जो शी जिनपिंग वाले इनिशिएटिव, इसका मकसद ये इंडिया इफ दे कैन टेक द लिंक, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट के लिए और इजराइल और इजिप्ट के लिए इट इज बहुत अच्छा ट्रेड रूट है और इसकी दोनों फायदा भी है। तीसरा, ये इंडिया के लिए आजकल बहुत कैपिटल है, मतलब कैपिटल सरप्लस है और इन्वेस्टमेंट के लिए इजिप्ट के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि इजिप्ट इकोनॉमी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सख्त है, बहुत हार्डशिप है और इनकी बहुत इम्पोर्टेंट से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अगर इंडिया पूरा टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस, उसका विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया पेट्रोकेमिकल, फॉर द फर्टिलाइजर्स, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर सर्विस सेक्टर। तो इसलिए ये दोनों का बहुत बहुत अहमियत है एंड आई थिंक दैट आल्सो विल हेल्प द इजिप्शियन and the Saudis and the Arab country as a whole, क्योंकि इंडिया enjoy very good relation with all the Arab country। बहुत मतलब ये सारे अरब मुल्क भी काफी इंडिया इज्जत रखता है, not only at this time but बहुत पुराना है, इसलिए इंडिया kept equal distance from the trouble in the Arab country और is a very good player for any future stability in the Middle East or West Asia। जी, जो लिस्ट हमें मिली है, जो मुलाकातों का दौर होगा डॉक्टर अवाद, उसमें आईटी क्षेत्र में, व्यापार में, कृषि के क्षेत्र में, फार्मिंग सेक्टर में कई अहम फैसले, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आपको लगता है जहां पर इन दोनों देशों की साझेदारी से और ज्यादा मजबूती आएगी? इकोनॉमिक जोन इंडिया के लिए स्विस कैनाल बहुत अहमियत है। दूसरी बात, सर्विस वाली सेक्टर बहुत भी अहमियत है और आईटी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि देख लो आजकल का जो 7.2 जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, 7.2 बिलियन डॉलर्स इंडिया और इजिप्ट में, और उनका टारगेट है 12 बिलियन डॉलर्स विद 2027। तो अगर ये इंडिया इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाले वहां पर है, इट विल बी अ गुड सेक्टर, क्योंकि इंडियन गुड्स ऑल्सो बेच सकते वहां पर। इजिप्ट में आप समझ दो 100 मिलियन पॉपुलेशन, तो अगर ये लोकल सेल भी बहुत अच्छा के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स, इसलिए जितना इंडियन प्रोडक्ट्स बन जाते वहां पर, जॉइंट वेंचर भी है, मिलिट्री जॉइंट वेंचर भी है, प्रोडक्शन भी है, क्योंकि दोनों देश में तो सोवियत यूनियन का मतलब ये उनका आर्सेनल भी है। अगर स्पेयर पार्ट भी बन जाते, इट इज गुड not only for Egypt market or India market, African भी बहुत मतलब ऑर्डर भी आ जाएंगी and I think that is also of Indian initiative to make in India, उसके बहुत फायदा के लिए make in India and make in Egypt as well। जी, एक छोटा सा सवाल चलते चलते डॉक्टर अवाद के, कल कुछ सिंबॉलिक विजिट्स भी हैं प्रधानमंत्री के, वो अल हकीम मस्जिद जाएंगे और साथ ही हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री में सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। अगर इन दोनों चीजों के बारे में आप कुछ रोशनी डाल सकें तो।
सिंबॉलिक में आजकल, क्योंकि इंडियन रेपुटेशन इतना अरब मुल्क में इतना बढ़िया नहीं है, मैं सीधा सी बात करके, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वायलेशन, ये तो बहुत रिपोर्ट कर रहा है अरब मुल्क में, कोई एंटी इंडिया न्यूज भी आती बहुत है, इसलिए आई थिंक दिस विल क्लियर द इमेज ऑफ इंडिया एज अ सेक्युलर, एज अ मल्टी ethnic multi group, as the prime minister was saying in the United States, और वहां पर अरब मुल्क में एक चिट्ठी भी दे सकती है, it is a letter, a message to the अरब मुल्क में that India as we know it before, जैसे पहले हम लोग जानते हो, it is remain the same। जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और इस यात्रा की अहमियत को समझाने के लिए डॉक्टर अवाद। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले इजिप्ट की राजधानी कायरो में लैंड कर चुके हैं। आज उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी है, कई बैठकों का दौर चलेगा और कल भी वो मिस्र में रहेंगे और कल भी बैठक होंगी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने वाले हैं। तो मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री की यात्रा का कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा और हम लौटते हैं इन खबरों पर छोटे से ब्रेक के बाद। और अब दो और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर मणिपुर से, जो पिछले 1.5 महीने से जारी हिंसा तनाव से जुड़ी हुई है, जिस पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही थी। अब से कुछ देर पहले वो खत्म हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा में करीब 120 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर वो गए थे। उन्होंने अलग अलग समुदायों से वहां बातचीत कर शांति की अपील भी की थी। बावजूद इसके रह रहकर वहां पर हिंसा भड़कती रही है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के बाद से हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हुआ था और कुछ दूसरे समुदाय इस मांग का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, जहां के ज्यादातर जिलों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी है और हालात ये हैं कि सुबह होते ही कुछ ही घंटों में पारा बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। उसके बाद लू के थपेड़े, घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। ऐसे हालात में बड़े तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों बलिया और देवरिया में ही पिछले 1 हफ्ते में 100 से ज्यादा मौत हुई है। बलिया में हुई मौतों पर जांच बैठा दी गई है। वहीं देवरिया प्रशासन ने कहा है कि ज्यादातर लोग मृत ही लाए गए थे। मणिपुर की खबर पर हमारे साथ हैं दिल्ली से हमारी सहयोगी नीता शर्मा, साथ ही गर्मी से परेशान उत्तर प्रदेश के हालात पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। चलते सीधे नीता के बाद। नीता, बैठक खत्म हुई है, कंसेंसस बन पाया जिस बात की कोशिश लगातार केंद्र सरकार कर रही है? सिक्का 2 बड़ी बातें निकल कर आई हैं इस बैठक के बाद। ये बैठक खत्म हो गई है। 30 पार्टीज जो हैं इन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि सभी दल चाहते हैं कि एक सर्वदलीय दल जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स भी शामिल हों वो मणिपुर जाएं, ताकि वहां पे जो हालात हैं उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकें। और दूसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि सभी नेताओं ने मांग की है कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रस्ट है वहां के लोगों के बीच में, उनका ये कहना था कि वहां के जो अफसर लोग हैं वो भी बट गए हैं। वो अपने आप को कुकी, मैती या नागा कह के पुकार रहे हैं, सिवाय इसके कि अपने आप को मणिपुरी नहीं मानते हैं। तो इस लिहाज से जो मणिपुर के सीएम हैं वो जो दायित्व है वो खो चुके हैं कि वो मणिपुर के सीएम बने रहें, इसलिए उनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। ये इन सर्वदलीय बैठक से जो 2 बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। जो हमने बात की थी आरजेडी के मिस्टर संजय झा से और साथ में बात की थी प्रियंका से जो शिवसेना की हैं, उनका भी यही कहना था कि ये लोग चाहते हैं कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर जाए और साथ में जो स्कूल्स हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, इंटरनेट बैन जो है वो वहाँ पर लगातार 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, वायलेंस की जो साइकिल है 53 दिन हो चुके हैं, 70,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं, 120 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। साथ में जो वेपन्स हैं, जो रिकवरी ऑफ वेपन्स की बात पिछली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ गए थे उन्होंने बोला था कि अगर किसी के पास वेपन है, लूटेड वेपन्स हैं तो वो वापस कर दें। 5000 वेपन्स जो थे वो लूटे गए थे, उनमें से सिर्फ अभी तक 1100 जो हैं वो वापस आए हैं। तो
हालात जो है वो काफी नाजुक है, इस पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाया गया, जिसमें जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एफर्ट्स हैं टू कंट्रोल द साइकिल ऑफ वायलेंस इन मणिपुर, वो बताया गया कि किस तरह से जो आर्मी है, पैरामिलिट्री है, असम राइफल्स है, वो लगातार गश्त कर रही है वहां पर। किस तरह से हाईवेज को, नेशनल हाईवे 2 जो एक लाइफलाइन बताया जाता है नॉर्थ ईस्ट की, उसे ओपन रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरह से जो म्यांमार के साथ उसकी सीमा है उसे जो है वो वहां पर फेंसिंग की जाए, उसे लेकर उन्होंने उसके बारे में बताया। लेकिन जो मुख्य बात थी वो यही निकल कर आई कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्हें अब हटाया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर विश्वास जो है वो खत्म हो गया है। एक तो मुख्यमंत्री को हटाने की मांग आप कह रही है, ब्रायन ने भी कही। जी नीता, मुख्यमंत्री को हटाने की मांग वहां उठी है, 3 घंटे तक ये बैठक चली। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ फैसला लिया जा सकता है पॉलिटिकली इस तरह का? वो ये लोग यही कह रहे थे कि होम मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो लोग जो भी इन लोगों ने मांगे की हैं उसके ऊपर चर्चा कर कर वो वापस आएंगे। तो लगता यही है कि एक जो ऑल पार्टी डेलीगेशन की मांग हो रही है कि ऑपोजिशन लीडर्स की, वो वहां पर जाएगी। जो डेरेक ओब्रायन, जो मैं आपको बात बता रही थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 29 मई को बोला था कि वो भी मणिपुर जाना चाहती हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जून 21 को सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट आई। जून 21 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग की भी अनाउंसमेंट हुई थी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना पक्ष आगे रखकर आई हैं होम मिनिस्टर के सामने, और होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि उनका जो भी पक्ष है उसके ऊपर चर्चा करके वो वापस टेबल पर उनके साथ आएंगे। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए नीता शर्मा आपका दिल्ली से। और अब सीधे चलते हैं सौरभ के पास। सौरभ, आपकी जो रिपोर्ट है, 2 जिले बलिया और देवरिया में गर्मी की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, बहुत बड़ी खबर है ये और बहुत चिंता का विषय भी। बिल्कुल, देखिए सिकता ये सही है, और लगभग 16 तारीख के बाद से लगभग 6 दिन यूपी में काफ़ी हीट वेव रही, खासकर से ज़्यादा प्रभावित रहा उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। बलिया में रविवार को ये खबर आई, 18 तारीख को वहाँ के सीएमओ ने ये बोल दिया कि वहाँ 54 मौतें हुई हैं गर्मी की वजह से। उसके बाद आनन फानन में रात उनका तबादला भी कर दिया गया, और लगातार जो लोग हैं वो वहाँ पर एडमिट हैं, वहाँ के जो इमरजेंसीज़ हैं वो भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी से मौतें हुई हैं, जब एक बार सीएमओ ने कंफर्म कर दिया लेकिन उनका तबादला कर दिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार नहीं चाहती है कि इस पर ज़्यादा चर्चा हो कि लोगों की गर्मी से मौत हुई है। उसके बाद जो नए जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन कह रहे हैं कि गर्मी लगने से मौत हुई है, चक्कर आया, बुखार आया, दस्त हुए, लूज मोशंस हुए, सारे सिम्टम्स वही हैं। अस्पताल ले गए, वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन प्रशासन जो है सिकता उन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। नियम के मुताबिक डेथ सर्टिफिकेट देना होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ यानी मरने का कारण लिखना होता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए हैं। देवरिया में तो ये जो 56 मौतों की बात आई देवरिया में, वहाँ प्रशासन ने कह दिया ज़्यादातर मरीज ब्रॉड डेड लाए गए, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, ना ही डेथ सर्टिफिकेट दिए गए। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेर फेर करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इतना तय है कि इस इलाके में भयंकर गर्मी पड़ रही है, और मेडिकली जो सिम्टम्स हैं वो गर्मी लू की चपेट में आने की वजह से लोगों को ये सब सहना पड़ रहा है। बिल्कुल यही हालात हैं। अभी कुछ 1-2 दिन से बारिश हुई है, थोड़ी राहत है, लेकिन जो हॉस्पिटल में लोग हैं वो तो हैं ही हैं। जो मौतें भी हुई हैं बलिया में, उसको लेकर के एक जांच कमेटी भी बनाई गई। स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो जांच भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जांच आने तक का इंतजार करें। लेकिन हालात बेहद ख़राब है। अगर 1-2 दिन में बारिश अच्छे से शुरू नहीं हुई तो हालात और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बादल आने लग गए हैं, हल्की बारिश शुरू होने लग गई है, तो हो सकता है थोड़ी राहत रहे। लेकिन जो मौतें हुई हैं उनको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। और सोचिए, जब अस्पताल में लोग भर्ती थे तब एसी नहीं था, 2-3 दिन बाद एसी लगा दिया गया। जब मीडिया वहाँ पहुँचने लग गई तो व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट्स देने के लिए परिजन आज भी बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। सिकता, शुक्रिया इस अपडेट के लिए सौरभ शुक्ला आपका। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।
मॉनसून ने कर्नाटका में दस्तक दे दी है। राज्य के बड़े शहरों में जलभराव रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है, खासतौर से बेंगलुरु में। निहाल किदवई की ये खास रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है, खासकर शहर के उत्तर पूर्वी इलाकों में, जहां पिछले साल और इससे पहले भी पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। तब की बीजेपी सरकार पर आरोप लगे थे कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है। The revenue officials themselves are marked. राजस्व विभाग ने मार्किंग की है और डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। हम इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे कहीं भी हो। बारिश दुनिया के दूसरे देशों में भी होती है, जैसे सिंगापुर हो या फिर चीन। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या से छुटकारा मिले। इसके लिए दुनिया में जहां कहीं भी सबसे अच्छा उपाय होगा, हम उसे अपनाएंगे। Just see the best practices what other people have done. सरकार के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर का पानी निकालने वाले नालों की ताजा तस्वीर देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार पिछले बरसों जैसे हालात नहीं होंगे। हालत देखिए, नाले कूड़े कचरे से भरे हैं, यानी अब भी साफ सफाई नहीं हुई है। तकरीबन 850 किलोमीटर लंबे नालों पर लगभग 700 जगहों पर कब्जे हैं, जो जल जमाव के हालात पैदा करते हैं। ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ आतंकದು ಯಾವುದೇ बेंगलुरु शहर के लोगों को आतंकित होने की जरूरत नहीं है। हमने वह तमाम उपाय किए हैं जिससे जल जमाव को रोका जा सके। पिछले साल भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ जगहों पर जल जमाव हुआ। अब क्योंकि हमने उन लोगों को चिन्हित कर लिया है, इसलिए एक व्यापक प्लान के तहत कार्यवाही की जा रही है, ताकि इस बार जल जमाव की स्थिति ना बने। ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ। बेंगलुरियंस को पिछले साल की ये तस्वीरें डरा रही हैं, जब लोग अपने घरों में फंस गए थे और ट्रैक्टर से लेकर नावें तक रेस्क्यू के लिए चलानी पड़ी थी। पिछली बार बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल आईटी कॉरिडोर का हुआ था। हाल ही में जब यहां कुछ घंटे तेज बारिश हुई तो विधानसभा के नजदीक एक अंडरपास में इतना पानी जमा हो गया कि उसमें एक कार फंस गई और एक महिला की मौत हो गई। ऐसे में सरकार का यह दावा कि इस बार पहले जैसे हालात नहीं होंगे, इस पर भरोसा करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।